गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है भाई। तो क्लास हमने थोड़ी लेट की थी क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही, तो हमको लगा कि 10-15 मिनट में निकल जाएगी, आधे घंटे में, तो इसलिए हमने कहा आधे घंटे क्लास लेट कर देते हैं। लेकिन बारिश इस तरह हो रही कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैंने कहा भैया अब ये बारिश नहीं बंद होने वाली, अब हमको भीग के ही जाना पड़ेगा। तो फिर मैं भीगते हुए आ गया। चलो अब क्लास तो करनी ही है, ठीक है। सो आइए सभी, स्वागत वेलकम है आपका। हार्डवेयर की हम लोग क्लास कर रहे हैं। 3 क्लास हमने पूरी कर ली है। ये है अपनी चौथी क्लास, 4th नंबर की क्लास। नहीं, 2 क्लास हुई ना, ये तीसरी क्लास। तो आज हम लोग हार्डवेयर को आई थिंक समराइज कर लेंगे और इसके बाद फिर जो है आई डोंट थिंक इसमें कोई टॉपिक अपना शेष रह जाएगा। हार्डवेयर में वैसे मास्टरली हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जितना अभी तक हमने समझा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके पेपर वगैरह में आती हैं, उनको जरा सा हम समझेंगे। जैसे एक तो मुझे कंप्यूटर बस के बारे में बताना है, सीपीयू के बारे में बताना है और हल्की सी इंफॉर्मेशन रजिस्टर के बारे में देना है कि वो क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको आज सीपीयू के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन और डिटेल में लेंगे। सीपीयू यानी सेंट्रल एक सेकंड रुकिएगा। ये माइक का वायर इतना खतरनाक फंस जाता है और रोज फंसता है। मैंने कोई ना कोई फंसा ही देगा इसको। जैसे आप लोगों की ईयरफोन के वायर फंसते होंगे ना, ये 2-3 बार से ज्यादा फंस जाएगा तो टूट जाएगा। इसमें ये दिक्कत। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब इसके बारे में हमने उस समय पढ़ा था तो थोड़ा सा ही पढ़ा था कि इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोले थे, है ना। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमने बोला था कि यही सारे काम करता है। इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। इसको बताने से पहले मुझे एक बात और आपको समझानी है, थोड़ा सा कहीं मुझे मन में ये चल रहा था कि जब हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किए थे तो हाँ, हमने कंप्यूटर 2 तरीके के बताए थे। एक एनालॉग बताए थे और एक डिजिटल बताए थे, बताया था ना। एनालॉग में हम लोग कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस वैल्यू पर ये काम करता है और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ये डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है। डिस्क्रीट वैल्यू पर ये काम करता है। तो जो लोग बीसीए वगैरह किए होंगे उनको मालूम होगा कि एक पूरा चैप्टर होता है, या जो लोग एलटी ग्रेड कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं उनमें पहला ही चैप्टर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में वहां पर पढ़ा जाता है, बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो हमारे तो खैर काम का नहीं है। यहाँ अगर हम एक सामान्य परीक्षा की बात करें तो इसको या इसके अंतर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं कि डिस्क्रीट वैल्यू और कंटिन्यूस वैल्यू में अंतर क्या होता है। तो वैसे बेसिक डिफरेंस तो ये हो सकता है कि कंटिन्यूअस वैल्यू को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, और डिस्क्रीट वैल्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या ये अंतर सही है? अगर आप में से कोई जो है कंप्यूटर के बारे में थोड़ा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आया है इसलिए जो है
भाई आपसे निवेदन है कि हार्डवेयर की क्लास खत्म करने के बाद यदि आपको उचित लगे तो हमें एक्सेल वर्ड की क्लास ले लीजिए। ये निवेदन तो मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकता महोदय, क्योंकि ये बिल्कुल इलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। MS वर्ड एक्सेल लास्ट में ही ले जाएंगे या फिर बीच में ले जा सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि इस वक्त एक्सेल और वर्ड पढ़ाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, वो तो भी मुश्किल है भाई। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि डिस्क्रीट वैल्यू में किसको मेजर कर सकते हैं और किसको जो है काउंट कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, कौन कितने लोग जानते हैं? सिंपल सी बात ये है। ये आई थिंक मैं एक सवाल ढूंढ रहा हूं अभी जो हाल ही में आया हुआ था, तो अगर वो मिल जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये डिजिटल कंप्यूटर से आया था। मैं इसको इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अगर यही टर्मिनोलॉजी आदमी समझ ले तो उसको कर सकता है, क्योंकि काउंट वाला शब्द यहाँ होता है और मीजर वाला शब्द यहाँ होता है। यहाँ इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो कंटिन्यूअस वैल्यू होती है उसको मीजर कर सकते हैं और डिस्क्रीट वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। सिंपल सा सेंस ऐसे समझिए कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मेरे कक्षा में 16 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरी क्लास में 23.5 बच्चे हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे क्लास में 40.3 लड़के हैं और 35.8 लड़कियां हैं। कभी ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब होता है दैट कैन बी काउंटेड एज क्लियर, इंटीजर की तरह, एकदम इंटीजर की तरह जो काउंट किए जा सकते हैं, पूर्णांकों की तरह। उसमें दशमलव का कोई भी जगह नहीं होता, कोई भी स्पेस दशमलव की नहीं होती, और दो वैल्यूज के बीच एक फिक्स्ड स्पेस रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेरी क्लास में 18 लड़के हैं और 19 लड़कियां हैं, तो इनके बीच एक का अंतर है। 18 और 24 बोलूंगा तो भी देखो 6 का डिफरेंस है। तो दैट हैव अ क्लियर स्पेस, जिनके बीच एक स्पष्ट अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट वैल्यू हो, जैसे 18, 24, 302, ये कोई भी वैल्यू हो, -40, एनी वैल्यू, बट वो वैल्यू कंप्लीट होनी चाहिए। और कंटिन्यूअस वैल्यू जिसको हम मेजर कर, जैसे मैंने कहा कि आपका वजन कितना है, तो आपका वजन हो सकता है 56 किलो हो या 65 किलो हो या 65.5 भी हो सकता है। किसी का वजन 64 भी हो सकता है, किसी का वजन 64.8 भी हो सकता है, किसी का वजन 32.3 भी हो सकता है, किसी का वजन 13 हो सकता है, किसी का 14.532 हो सकता है। बट ये दशमलव वाली वैल्यू इसमें नहीं आ सकती, यानी जो डेसिमल वाली वैल्यू है नहीं आ सकती। तो जिसको हम मीजर कर सकते हैं दैट कैन बी मीजर, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर बोले कितना टेम्परेचर है? 37.8 डिग्री सेल्सियस, 42.3 डिग्री सेल्सियस, -98.5 फ़ारेनहाइट। तो हम मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, और इसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि आपने मान लीजिए कि आपके पास बकरियां हैं, तो कितनी बकरियां हैं? तो बोलेंगे सर 37 बकरियां हैं। ये नहीं कह सकते ना कि 37.5 बकरियां हैं। दैट कैन बी क्लियरली काउंटेड। मैंने कहा आपके पास कितने लैपटॉप हैं? बोले सर 3.5 लैपटॉप, 3.5 लैपटॉप। ये कोई संख्या है? नहीं, 3.5 हो ही नहीं सकते लैपटॉप, या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे। यानी एक क्लियर स्पेस रहता है, पहली टर्मिनोलॉजी, और दशमलव वाली वैल्यूज नहीं आती। इसीलिए डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो काउंटिंग पर काम करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, और वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करते हैं, और एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस वैल्यू पर काम करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस यहां से पहले जान लीजिए। अब हम चलते हैं सर अपने सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर। ठीक है, देखो हम लोग कहाँ चल रहे हैं भाई? अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर, जो कि आज हमने सबने पढ़ना है। ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली सीपीयू के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि सीपीयू एक ऐसी चीज है जिसमें सारा प्रोसेस होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये हम कहते हैं। तो इसका जो बेसिक काम है वो कैलकुलेशंस, गणनाएं,
एवं तर्कों का संचालन करता है। गणनाएं एवं तर्कों का संचालन करता है, यानी कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ये इसका क्या है पूरा काम। तो कैलकुलेट करने का और तर्कों का क्या करता है, ये संचालन करता है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें कि सीपीयू में इस तरह के प्रोसेसर का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम, जैसे सीपीयू में हम लोग जोड़ते घटाते हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि हम इंसान उतना ही कर पाते हैं जितना हमें सिखाया जाता है। जैसे हमको जर्मन भाषा नहीं सिखाई गई तो हम नहीं बोल पाते। मुझे कभी कोई आश्चर्य नहीं होता कि सर एक आदमी फ्लाइट उड़ा लेता है और मैं नहीं उड़ा लेता हूँ। मुझे कभी इस चीज पर ये नहीं लगा कि ये आदमी बहुत स्टैंडर्ड आदमी है, विशेष आदमी है जो फ्लाइट उड़ाते हैं। मुझे कभी ये नहीं लगा, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, इससे आप सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं। मेरा ऐसा हमेशा से मानना रहा कि मुझे कोई चीज अगर सिखाई जाती और सिखाई जाएगी तो ऐसा संभव नहीं है कि मैं उसे ना सीख पाऊं। मेरा हमेशा से ये मानना रहा। मुझे कभी किसी व्यक्ति को देखकर ये नहीं लगा कि ये इसने बहुत अलग से अलग बहुत बड़ा काम किया, कि कोई फ्लाइट उड़ा रहा, कोई सेना में चला गया, कोई इतना बड़ा काम कर रहा, कोई तो मेरा सिंपल सा मामला है कि अगर कोई वही चीज मुझे सिखाई जाती, वही ट्रेनिंग मैं अगर करता तो मैं भी सीख जाता। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं वो काम नहीं कर सकता हूं। कोई भी, कोई गन चला रहा, कोई AK-47 चला रहा, कोई गाड़ी चला रहा, कोई ट्रेन चला रहा, तो ये कोई गुण नहीं था जो लेके आदमी पैदा हुआ। उसने यही सीखा और किसी ने सिखाया ही, उन्हें ट्रेनिंग हुई। वो ट्रेनिंग हमारे में से किसी के भी होगी तो हम भी कर लेंगे। जैसे आज आप कुछ बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जब आप बन जाएंगे तो वो काम आप करने लगेंगे, आज आप नहीं कर पाते। तो सिंपल सा सेंस ये है। तो सीपीयू वही करता है जो पहले से प्रोग्राम किया रहता है। सिंपल सेंस इसका यही है। ये पहला विचार जो आया था, प्रोग्राम का पहला विचार जो आया था, प्रोग्राम का पहला विचार जो आया था वो आया था, आपको याद हो, जो इनिएक कंप्यूटर आया था उस समय, इनिएक, एडवैक और एटसेक, उसी के थे जॉन वैन न्यूमैन को, जॉन वैन न्यूमैन। तो पहला विचार इन्हीं को आया था। लेकिन जो पहला प्रोसेसर बना वो ये नहीं बना सके। अब आदमी की उम्र कितनी होती है, वो मरेगा भी तो, और दूसरा भी काम करेगा। पहला जो प्रोसेसर बना, सीपीयू प्रोसेसर पे ही तो काम करेगी। पहला प्रोसेसर मैंने बताया है, कई बार बता चुका हूं, इंटेल 4004, और इसको किसने बनाया था, टेड हॉफ ने इसको बनाया था। अभी i7 का दौर चल रहा है, i7 i9 का दौर चल रहा है ना। तो ये टेड हॉफ ने पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया था। सीपीयू की जो स्पीड है, सीपीयू की जो स्पीड है, सीपीयू की स्पीड मुख्यतः क्लॉक एवं कोर पर निर्भर करती है। ये क्लॉक एंड कोर क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहले इसको ऐसे लिखते रहे। सीपीयू की जो कंप्यूटेशनल पावर है वो किस पर निर्भर करती है, क्लॉक यानी क्लॉक स्पीड और कोर पर। इसके अलावा 5 जेनरेशन मैंने बताई ही है कि कैसे पहली जेनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, सेकंड जेनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, थर्ड जेनरेशन फिर आपके इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल, फोर्थ जेनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जेनरेशन में मल्टी कोर, AI, मशीन लर्निंग, ये सब आ गया। तो 5 जेनरेशन की कहानी वो प्रोसेसर की भी कहानी है एक तरीके से, कि कैसे प्रोसेसर डेवलप होता गया। प्रोसेसर छोटा होता गया, कंप्यूटर छोटा होता गया। प्रोसेसर जब बहुत बड़ा था तो कंप्यूटर बहुत बड़ा था। तो बेसिक सेंस ये है सीपीयू का। ठीक है भाई। चलो, तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे टाइप्स ऑफ सीपीयू के बारे में। देखो, टाइप्स ऑफ सीपीयू,
अच्छा, उसके पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा है क्लॉक, तो ये शब्द होता है क्लॉक स्पीड। एक्चुअल में क्लॉक स्पीड। अब देखो सीपीयू, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को कोई काम करना हो, हम लोगों को कोई काम करना हो तो हमारी क्षमता किस बात पर निर्भर करेगी। जैसे हमें कोई काम दिया गया तो हमारा जो प्रोसेसिंग पावर है वो कैसे, किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो पहली चीज है कि हम किसी काम को कितना समय देते हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान किस विषय को कितना समय दिया गया। मान लीजिए कि आपके यहाँ 4 विषय हैं, ठीक है, तो पहली चीज इस पर निर्भर करती है कि किस विषय को कितना समय दिया गया। भाई आप 4 विषय में, मान लो 4 विषय ABCD हैं, ठीक है, आपने डी विषय को ज्यादा पढ़ा तो फिर ABC विषय में आप कमजोर हो जाएंगे, है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है तैयारी के दौरान कि सर बैलेंस बना के सारी चीजें पढ़नी रहती। जैसे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अब कोई इसी में डूब गया, उसके हिंदी में कम नंबर आ गए, उसके रीजनिंग में कम नंबर आ गए, GS में कम नंबर आ गए, तो ये गलत बात है। बैलेंस करके करना। कंप्यूटर की जो पहली चीज डिपेंड करती है वो क्लॉक स्पीड पर। क्लॉक स्पीड का मतलब है कि किसी भी प्रोसेस को, किसी भी काम को प्रोसेसर ने कितना टाइम क्या किया, डेडिकेट किया, कितना समय दिया। फिर दूसरी चीज की निर्भर करेगी, जैसे हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहली चीज कि हम किस विषय को कितना समय दे रहे हैं। दूसरी चीज कि उस विषय को हम पढ़ने समझने में क्या स्पीड ला रहे हैं, मतलब कैसे समझ रहे हैं, जल्दी समझ रहे हैं कि लेट में समझ रहे हैं। जैसे अगर हम देर में समझेंगे तो उसी एक टॉपिक को समझने में 2 दिन लगेंगे। जो तेजी से समझेगा, तेजी से एग्जीक्यूट करेगा, एक टॉपिक को 1 दिन में समझ लेगा। तो कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जब हर आदमी एक ही किताब पढ़ता है, एक ही टीचर से मान लो पढ़े, तो भी सब सफल नहीं होते। क्यों? डिपेंड करता है कि सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती, सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं होती, पॉसिबल नहीं है ये। तो ये कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है कि इसकी क्षमता 2 तरीके से। पहला कि सर किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रक्रिया यानी प्रोसेस को दिया जाने वाला समय, दिया जाने वाला समय, तो पहले ये पता चला कि समय कितना दिया गया, दैट इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। उसके बाद सेकंड चीज आती है अपनी सीपीयू की। अब तो एक क्लॉक स्पीड हो गया, समय कितना गया, फिर सीपीयू कैसा है ये पता चलेगा। तो पहला इसमें हम लिखते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर। सिंगल कोर प्रोसेसर। सिंगल कोर का मतलब क्या हुआ कि एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोर प्रोसेसर। जैसे हमारा जो प्रोसेसर था इंटेल का 4004, हमारा जो प्रोसेसर था इंटेल का 8086, हमारा जो प्रोसेसर था पेंटियम का 1, पेंटियम का जो 1 आया हुआ था, ये सारे प्रोसेसर एक समय में केवल एक काम कर सकते थे, दैट इज सिंगल कोर प्रोसेसर। ठीक है। लिखते रहिएगा भाई इसको। ठीक है, तो बाकी स्टार बना के लिख लो। मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? मल्टीटास्किंग नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि एक समय में एक ही काम कर सकता है तो मल्टी प्रोसेसिंग कैसे करेगा। दूसरा, इसका यूज कहाँ होता था? पुराने व एम्बेडेड कंप्यूटर्स में प्रयोग। इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? पुराने व एम्बेडेड कंप्यूटर में इसका
उपयोग होता था। सो दैट वाज सिंगल कोर प्रोसेसर। बस इसके बारे में इतना जानते रहना, एग्जाम्पल वगैरह जानते रहना। काम क्या करता है, एक समय में बस एक काम करता है बस। ठीक है। दूसरा होता है डुअल कोर प्रोसेसर, यानी इसमें दो कोर होते हैं। ठीक है, डुअल कोर प्रोसेसर यानी इसमें जहां उसमें एक कोर होते थे यहां दो कोर हो जाएंगे, डुअल कोर प्रोसेसर। तो भाई एक से भले दो हमेशा कहा गया है, तो इसमें लिख सकते हैं कि दो कोर होते हैं, दो कोर होते हैं जो समानांतर यानी पैरेलल कार्य करते हैं, है ना भाई। दो कोर रहेंगे तो दोनों एक, पैरेलल का मतलब है कि दोनों एक साथ काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक अकेला करेगा फिर दूसरा। इसमें क्या हुआ, बेहतर मल्टीटास्किंग। मल्टी मतलब दो काम तो हो ही सकते हैं, दो आदमी हैं भाई, दोनों एक साथ। पैरेलल का मतलब होता है कि साथ साथ काम करते हैं, एक साथ। जैसे दो आदमी काम पे लगाओ तो दोनों काम कर रहे हैं, ये नहीं कि एक आदमी बैठा फिर दूसरा करेगा, फिर दूसरा बैठेगा पहला करेगा, ऐसा नहीं। दोनों करेंगे तो दोनों काम अपना एग्जीक्यूट करेंगे। बेहतर मल्टीटास्किंग हुआ कार्यक्षमता, यानी कार्यक्षमता क्या हुई इसकी, बढ़ गई। ठीक है, लिखते चलिएगा। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, एक तो इंटेल का कोर 2 डुओ आया हुआ था। ठीक है, और आई थिंक यही वाला सवाल पूछा था कि इंटेल नहीं पूछा था, कोर 2 डुओ का मतलब क्या होता है, तो ये समझ जाएंगे सब आदमी। कोर 2 डुओ का मतलब होता है डुअल कोर प्रोसेसर। ठीक है, इसके अलावा AMD का आया था, AMD एथलॉन X2, ये प्रोसेसर था डुअल कोर, दोनों ही प्रोसेसर डुअल कोर हैं, AMD का एथलॉन X2 और इंटेल का कोर 2 डुओ। AMD वैसे जो प्रोसेसर बनाती है, AMD अभी जो प्रोसेसर बनाती है वो राइजन के नाम से बनाती है, राइजन के प्रोसेसर। ये लैपटॉप थोड़े से सस्ते आते हैं लेकिन ठीक है, चलते हैं। इंटेल जो प्रोसेसर अभी बनाती है वो i3, i5, i7, यानी i का मतलब इंटेल है, तो i3, i5, i7 बनाती है। AMD जो बनाती है वो राइजन का बनाती है। एप्पल जो बनाती है वो M1 चिप बनाती है। ठीक है, अभी एप्पल का मैकबुक लेंगे तो वो भी M1 पर ही काम करता है। सो दैट इज द डुअल कोर प्रोसेसर। ठीक है, इसके बाद ऐसे अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्वाड कोर। अब बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता मैं समझ नहीं रहा। हेक्सा कोर, एग्जाम्पल अकेले बता देंगे तो भी काम चल जाएगा। क्वाड कोर, हेक्सा कोर, या फिर आक्टा कोर, या फिर मल्टी कोर। भाई बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर थोड़ी लिखा जाएगा, मल्टी कोर। तो अब इतना कॉमन सेंस हम आसानी से बना सकते हैं। क्वाड कोर का मतलब इसमें 4 कोर होते हैं, और फिलहाल जो आपका i5 है या फिर राइजन 5 है, ये सब आपके क्वाड कोर प्रोसेसर हैं, i5, राइजन 5। हेक्सा कोर, आक्टा कोर, मल्टी कोर का मतलब क्या हुआ, हेक्सा कोर का मतलब हुआ इसमें 6 कोर होते हैं, आक्टा कोर का मतलब इसमें 8 कोर होते हैं, और मल्टी कोर का मतलब कई सारे अधिक कोर। तो जैसे हमारा जो प्रोसेसर, आप लोग अभी बताइए कि आप कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हम लोग आक्टा कोर इस्तेमाल करते हैं। अब अधिक कोर का मतलब सर इसमें 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, और
64 भी हो सकता है, जो कि बहुत तगड़े तगड़े प्रोसेसर आएंगे। अगर हम लोग 6 कोर यानी हेक्सा कोर और ऑक्टा कोर को एग्जांपल देखें, तो जो अपना इंटेल का i7 है, i7 और i9, ये आपके हेक्सा और ये सारे मतलब जितने भी आप यहाँ पे लिखे हैं, बेसिकली i7 तो उसी के लिए काम करता है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राइजन 7 हो गया, राइजन 9 हो गया, ठीक है, राइजन 7 9, और इसके एक दो और एग्जाम्पल मान लो पेपर में कभी कभी आते हैं। तो कोर का मतलब समझ गए, जितना ज्यादा कोर उतना ज्यादा उसका काम होगा। और एप्पल का M1 इसी में आता है, एप्पल का M1, M2 अल्ट्रा ARM बेस्ड है, ये M2 अल्ट्रा ARM बेस्ड प्रोसेसर है। ये सारे आपके मल्टी कोर में आते हैं, मल्टी कोर। तो बहुत सारे कोर होते हैं जो कि एक समय में मल्टीपल एग्जीक्यूशंस करते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। सर आपसे निवेदन है कि एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएं। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब जो विशेषता डिजाइन किए जाते हैं, जैसे फ्रिज वाला, जो फ्रिज में जो सिस्टम लगता है, इंडक्शन में जो लगता है, यानी किसी खास उद्देश्य के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते। जैसे फ्रिज वाला जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम होता है, वो इंडक्शन में नहीं चल सकता। इंडक्शन वाला स्मार्ट फैन, आजकल जो स्मार्ट चीजें चल रही सब में एम्बेडेड कंप्यूटर है, जैसे स्मार्ट फैन, स्मार्ट LED, सब में एम्बेडेड कंप्यूटर चलता है। इंडक्शन, स्मार्ट फ्रिज, तो जितने स्मार्ट इक्विपमेंट्स हैं दैट आर डिपेंड ऑन एम्बेडेड कंप्यूटर। वो और कोई काम नहीं कर सकते। जो गर्म करने वाला है वो ठंडा कैसे करेगा ना, उसको गर्म करने के लिए डिजाइन किया गया, उसको ठंडा करने के लिए। तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर है। तो ये हमने जो क्लासीफाई किया सर, ये क्लासीफाई किया कोर के बेस पर, सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, मल्टी कोर एंड मल्टीपल एग्जांपल्स हमने देखे। अब हम थोड़ा सा बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, तो बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो पहला होता है सिस्क प्रोसेसर, और देखो होता है इसका भाई होता है रिस्क। एक होता है सिस्क और एक होता है रिस्क, यानी दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं। सिस्क का मतलब होता है, पहले फुल फॉर्म लिख लो इसका, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ये इसका होता है पूरा नाम। अब जैसे यहाँ पे शब्द से ही पढ़ोगे, अभी जो रिस्क आएगा ना, RISC, वहां R का मतलब होता है रिड्यूस्ड, बस बाकी सब सेम रहता है। तो सिस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, और रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन यानी जटिल निर्देशों को निष्पादित करती है ना। अब शब्द से ही समझ जाओगे कि यह अधिक जटिल निर्देशों को, शब्द बता रहा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश,
अधिक जटिल निर्देशों को निष्पादित करती है, निष्पादित करती है। और आर रिस्क का अभी बताऊंगा कि रिस्क क्या मतलब होता है। दूसरा इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्येक निर्देश कई कार्य कर सकता है, प्रत्येक निर्देश कई कार्य कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक निर्देश कई कार्य कर सकता है। दूसरा इसमें लिख सकते हैं लो रैम रिक्वायर्ड, यानी इसमें रैम की उतनी आवश्यकता नहीं होती। और लो डिपेंडेंसी ऑन कंपाइलर, लो डिपेंडेंसी ऑन कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या है आपको पता है? कंपाइलर मीन्स जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। ठीक है, तो इसके लिए रैम की भी रिक्वायरमेंट कम होती है, इसके लिए ये कंपाइलर पर भी डिपेंडेंसी कम रखता है। अब इसका समझो मतलब सर, जो कंपाइलर पर कम डिपेंडेंसी रखेगा वो तेज काम करेगा, क्योंकि उसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है ना। तो ये इतनी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। जितने भी अभी प्रोसेसर आप लोग इस्तेमाल करते हो, जो i3 है, i5 है, i7 है, AMD Ryzen है, या फिर एप्पल का M1 है, वो सब इस विशेषता को धारण करते हैं, है ना। i3, i5, i7, AMD Ryzen, एथलॉन जो हमने एप्पल का बताया, जो ऑप्टेरॉन बताया, EPYC एक पूरा प्रोसेसर होता है, EPYC। तो ये सारे ये कोशिश करते हैं, सारे प्रोसेसर ये कोशिश करते हैं कि रैम कम लगे। उसका फायदा ये होगा कि जब रैम कम लगेगी तो ज्यादा काम कर सकेंगे। सारे प्रोसेसर ये कोशिश करते हैं कि लो डिपेंडेंसी ऑन कंपाइलर, यानी कंपाइलर पर कम निर्भर रहे, जिससे मीडिएटर कम रहेगा। दैट्स वाई टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बहुत जल्दी, मतलब काम जल्दी खत्म हो जाएगा, जिससे एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड सिस्क प्रोसेसर। ये आर्किटेक्चर के बेस पर हैं, वही प्रोसेसर हैं जो हमने पीछे पढ़े, वो कोर के बेस पर हमने डिवाइड किया था। यहाँ हम आर्किटेक्चर के बेस पर कर रहे हैं। इसमें दो तरीके हैं, रिस्क और सिस्क। दूसरा पढ़िए आप लोग। दूसरा जो प्रोसेसर है दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रोसेसर। असल में प्रोसेसर तो पढ़ ही रहे हैं, असल में सिलेबस इतना लंबा हो गया है कि कम में समेटना संभव ही नहीं हो पा रहा। सोचिए आज हमारी 7th क्लास है एंड वी आर जस्ट लर्निंग 2nd चैप्टर, दैट इज हार्डवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं। जैसे अभी सॉफ्टवेयर बचा है, इनपुट बचा है, इंटरनेट, ईमेल, कितने उधर AI, ML, डीप लर्निंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग, कितने सारे भयंकर चैप्टर बचे हुए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग, नंबर सिस्टम, माने एक लार्ज, एक वास्ट सिलेबस उन्होंने कंप्यूटर का बनाया है। सो दैट इज रिस्क प्रोसेसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आप जो है इसको आप लिखेंगे। एक चीज मैंने शायद इसमें लिखी है कि एप्पल का जो M1 है ना वो इसमें नहीं आता है। एप्पल का जो एथलान वाला है M2 अल्ट्रा, एथलान, एप्पल का एथलान जो प्रोसेसर है वो सिस्क में आता है। M1 आई थिंक रिस्क में आता है। ठीक है, रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है? जो कम किया गया हो, रिड्यूस्ड, नीचे लाए। माने ये इसका जो बेसिक सेंस है वो इस बात से होता है कि केवल सरल एवं कम संख्या में, केवल सरल एवं कम संख्या में निर्देशों को निष्पादित करता है। और इसी कारण से इसको रैम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि सरल एवं कम संख्या में निर्देशों को निष्पादित करता है, इसलिए इसकी गति होती है उच्च
उच्च गति, कम ऊर्जा खपत और अधिक रैम की आवश्यकता। अधिक रैम जरूरत, तो इतनी विशेषता आप इसकी लिख सकते हैं। ठीक है। बेसिक इसका जो इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर इसका उपयोग मोबाइल में होता है। उपयोग मोबाइल व एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड मीन्स जो विशेषता बनाए। तो जैसे आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो कभी अपने मोबाइल का प्रोसेसर आप लोगों ने देखा है? तो जितने भी ARM प्रोसेसर्स होते हैं, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं? जैसे एप्पल का M1 ये मोबाइल पर चलता है। आपने अपने मोबाइल में खरीदते हुए कभी कभी क्वालकॉम प्रोसेसर देखते हैं, कभी कभी आप स्नैपड्रैगन कंप्यूटर देखते हैं। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर सुना है? मुझे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ना बड़ा मजबूत लगता है। पहले लगता था, अभी तो उतना नहीं मजबूत रहेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन तगड़ा प्रोसेसर है। ठीक है। और सैमसंग का एक आता है, सैमसंग की जितनी मोबाइल हैं ज्यादातर उसमें एक्सोनस क्या नाम है, हाँ, एक मीडियाटेक हेलो है। ये सब मोबाइल के प्रोसेसर बता रहे हैं हम। तो मोबाइल के जो ज्यादातर प्रोसेसर होते हैं वो रिस्क प्रोसेसर की कैटेगरी में आते हैं। और IBM का पीसी आया था, IBM पावर पीसी का प्रोसेसर भी क्या था? रिस्क प्रोसेसर ही था। स्क्रीन विजिबल है पूरी? हाँ दिख रहा, ठीक। ये रिस्क प्रोसेसर है। तो हम लोग अभी जैसे ये मोबाइल है मेरा, तो मे भी ये हो सकता है कि या तो ये क्वालकॉम होगा या स्नैपड्रैगन होगा, पता नहीं क्या है, मैंने देखा नहीं है। आप लोग देखे हो, आपको बताओ कि आपका जो मोबाइल है वो किस प्रोसेसर पर काम करता है। फोन के अबाउट में जाएंगे, शायद वहां लिखा होगा। यहाँ वैसे मेरे में लिखा है, देखो लिखा है 2.5 गीगाहर्ट्ज डायमेंसिटी 920 ऑक्टा कोर है। तो फोन मेरा ऑक्टा कोर पे चल रहा है। अभी के जितने फोन आते हैं सब ऑक्टा कोर पे हैं लगभग। अभी के जितने फोन आते हैं लगभग सब ऑक्टा कोर पे हैं। ठीक है। सो दैट इज, अब हमने CPU को प्रोसेसर के बेस पर डिवाइड कर लिया, आर्किटेक्चर के बेस पर डिवाइड कर लिया। किसी को दिक्कत है? ठीक है। बाकी प्रोसेसिंग टेक्निक पर जो है दो तरीके से डिवाइड होता है। प्रोसेसिंग टेक्निक पर आप लोग जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। प्रोसेसिंग तकनीकी के आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं। जैसे एक तो 32 बिट का होता है और एक 64 बिट का होता है। तो 32 बिट वाला 4 GB रैम तक काम करता है और 64 GB बिट वाला मोर देन 4 GB पर वर्क करता है। बेसिक डिफरेंस बस इतना ही है इसमें, बस इतना बहुत है। ठीक है। जो पुराने प्रोसेसर थे, जैसे इंटेल का जो पेंटियम प्रोसेसर था 8085, 80386, ये सब 32 बिट के थे। जो न्यू प्रोसेसर हैं लाइक जो है, जो i3 है, जो i5 है, i7, i9, अभी के सारे जो डेस्कटॉप के PC के कंप्यूटर हैं वो इस पर। देखो हम लोग मोबाइल के बारे में नहीं पढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। हम जो जितनी बातें बता रहे हैं वो PC के बारे में बता रहे, कंप्यूटर के बारे में बता रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन्स। जहां रिक्वायर्ड होगा वहां मोबाइल की हम लोग बात करें। टेक्निक यही इस्तेमाल होती है, बट वो छोटे में इस्तेमाल होती है। तो दैट्स वाई कंप्यूटर एक साथ कितने सारे काम कर लेता है ना, क्योंकि उसमें सिस्क प्रोसेसर होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होती है, एक साथ कई सारे। और ऑक्टा कोर सिस्क होता है, फिर उसमें मल्टी कोर होता है, और फिर 64 बिट। तीनों विशेषता आपके कंप्यूटर में होती है।
तो एक अच्छा कंप्यूटर कैसे मिलेगा? अगर किसी को एक अच्छा कंप्यूटर लेना हो तो क्या क्या उसको देखना चाहिए? उसको देखना चाहिए रैम कितनी बड़ी है। रैम लेनी चाहिए मोर देन 8 GB या 8 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। SSD कितनी होनी चाहिए? SSD होनी चाहिए 512 GB या उससे बड़ी होनी चाहिए एक अच्छा कंप्यूटर लेने के लिए। और टेक्निक क्या होनी चाहिए? 64 बिट का कंप्यूटर होना चाहिए, सबसे अच्छा यही बात है। सिस्क प्रोसेसर होने चाहिए, यानी अगर अच्छे यूज में लेना है तो i5 i7 कंप्यूटर लीजिए। टाइपिंग के लिए, घरेलू कामों के लिए लेना है तो i3 बेस्ट है, 30-35 हज़ार रुपए में आ जाएगा अभी के लिए। लेकिन अगर प्रोफेशनल यूज है, कोई प्रोग्रामिंग का काम है, लाइव क्लास चलाने का काम है, ज़्यादा बड़े काम हैं, तो बड़े कामों के लिए बेस्ट होगा i5 i7 लीजिए। ठीक है, तो ये सारे अच्छे कंप्यूटर खरीदने की क्या होती है? पहचान होती है। अगर स्टोरेज लें, स्टोरेज तो स्टोरेज ली जाती है 1 TB के अप्रॉक्स। DDR4 मेमोरी होती है, ज़्यादातर यही चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छा कंप्यूटर खरीदते वक्त ध्यान देनी चाहिए। वैसे ये चीज़ आपको लिखी नहीं मिलेगी, सिस्क आपको नहीं लिखा मिलेगा। ये समझ जाइए कि i3 i5 7 ये सब सिस्क कंप्यूटर ही हैं और कंप्यूटरों में सिस्क ही लगता है। तो ये ढूंढ नहीं पाएंगे, अपने आप होता है ये। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो ये आपका हो गया पूरा CPU की कहानी। किसी को दिक्कत है? बाकी उपयोगिता के आधार पर बहुत सारे होते हैं, जैसे भाई जो डेस्कटॉप में लग रहे हों, जो मोबाइल में लग रहे हों, जो सर्वर वगैरह में लग रहे हों। जैसे EPYC मैंने बताया था कि सर्वर में लगता है। ठीक है, तो ये अपना कहानी हो गई। क्या CPU की सारी बात आपको समझ में आई? तो फिर मैं एक और आपका टॉपिक मुझे पढ़ाना है, कंप्यूटर बस, उस पर मैं चलूं भाई। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कहीं कोई अगर CPU के टेक्निक में कहीं कोई डाउट हो देन यू कैन कमेंट, आप मुझे बताइए। और नहीं है तो फिर चुपचाप हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस। बस के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि जैसे जो CPU के अंदर तार वगैरह होते हैं, आई थिंक मैंने एक इमेज आपके लिए ली थी, उस इमेज को भी देख के आप समझ सकते हो। मैंने पहले भी इसको समझाया हुआ है, फिलहाल अगर इमेज दिखेगी तो हम ले लेंगे। ये तो ये मदरबोर्ड है, देखो दिख रहा है आपको? ये मदरबोर्ड, दिस इज मदरबोर्ड। इसी में जगह बनी रहती है जो है लगाने की, जैसे ये स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, और यहीं पे कहीं बना रहेगा, चाहे इधर बना रहा हो या फिर यहाँ बना रहता है रैम लगाने के लिए। यहीं कहीं प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर लगी रहती है, जैसे यहाँ भी लग सकता है, कहीं कहीं जहाँ भी वो स्लॉट बना दिया जाए। यहाँ बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट्स वगैरह देख लेना। इसके अलावा जो है, जो बस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आप देख लेना। ये जो इसमें दिख रहा है, मैंने दिखाया था उस दिन, ये जो आपके तार है ना, ये तार, ये तार क्यों लगे रहते हैं इसके अंदर? ताकि यहाँ से डेटा यहाँ पहुँचाया जा सके। डेटा जैसे कोई कमांड दिया जाएगा, मान लो यहाँ से डेटा बताया गया कि यहाँ जाना है, तो अब इसमें 3 चीज़ें हैं कि सबसे पहले कौन से पते पर जाना है, तो ये एड्रेस बस बताता है। क्या डेटा जाना है, ये डेटा बस बताता है। और कंट्रोल बस डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जो अपना बस होता है ना, कंप्यूटर बस, वो 3 तरीके का, आगे चल के हम लोग बताएंगे भी कि कंप्यूटर बस
तीन तरीके का होता है कि जो इसमें एक एड्रेस जाता है जिसमें डेटा जाए जो कंट्रोल करने का काम करे। तो यही तीन इसके काम होते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। कंप्यूटर बस, ठीक है भाई। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के मध्य डेटा व सूचनाओं एंड इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर बस। अब ये तीन तरीके की होती है। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें, आप लोग लिख लीजिए। ये जो होती है इसके टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली तीन तरीके की होती है। एक होता है एड्रेस बस, एक होता है डेटा बस, और एक होता है कंट्रोल बस। ठीक है। एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। जो इसकी शुरुआत की गई, ऐसा करते हैं इसको यहां से मिटा देते हैं, आगे चल के बताएंगे इसके बारे में। पहले कुछ और बातें लिख लेते हैं। इसके जो आविष्कारक हैं शुरुआत में, बहुत शुरू में जनरल मोटर्स थे। जो आपके जनरल मोटर्स हैं, जनरल मोटर्स द्वारा 1950 के दशक में इसका आविष्कार किया। कोई स्पेसिफिकली कोई वैज्ञानिक का नाम उस समय में नहीं आता है, लेकिन ऐसा शुरू किया गया था। पहला स्टैंडर्ड माने एकदम व्यवस्थित जो सिस्टम बस बना, पहला स्टैंडर्ड सिस्टम बस, ये IBM PC में आया। IBM PC में आया और ये दौर था 1981 का। 1981 के समय ही IBM का पहला PC आया हुआ था। उस समय उन्होंने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बस बनाया और वहीं से इसकी शुरुआत होती है बेसिकली। बाकी किसी वैज्ञानिक का खास नाम इसमें नहीं था। ठीक है, तो ये आप जानते हो। अब इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात कर सकते हैं। सर इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो टाइप्स में हमने बताया कि सर टाइप तो होते हैं इसके तीन। कौन कौन से? पहला होता है एड्रेस बस। इसका काम क्या है? अगर एक शब्द में कोई लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है कि कौन सा डेटा कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है या कहाँ से लाना है, कहाँ से
लाना है। ये काम आपके एड्रेस बस का है। दूसरा बस है आपका डेटा बस। डेटा बस का मतलब है कि डेटा ले आने व ले जाने का कार्य ये तय करता है कि कहां से आएगा, और ये एक्चुअल में ले आता है। एक तय करता है कि कहां से आएगा और एक ले आता है। और तीसरा है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का मतलब कि सीपीयू व अन्य घटकों के मध्य संबंध या कनेक्शन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बसेस। और जितने भी निर्देश होते हैं, जैसे रीड करने का, राइट करने का, ये निर्देश इसी कंट्रोल बस के द्वारा जारी होते हैं। लिख लीजिए, ठीक है। फटाफट चाहे लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो भी है। तो ये पहला हमारा क्लासिफिकेशन था, टाइप्स बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, इसको बोल सकते हैं, कार्य के आधार पर। बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, कार्य के आधार पर हम बांटेंगे। तो ऐसे 3 काम है इसको, कार्य के आधार पर बांटेंगे तो इसके 3 काम। लिख लीजिए भाई। और ऐसे ही हम इसको एक और इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सिंपल सेंस है, एड्रेस मतलब कि डेटा कहाँ जाना है या कहाँ से आना है। डेटा बस ले आने ले जाने का काम करेगा, और कंट्रोल बस सबके बीच रिलेशन बनाने का काम करेगा। तो टाइप था बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, और दूसरा हम लोग टाइप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन डिजाइन। बेस्ड ऑन डिजाइन, तो इसके भी 3 तरीके हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इसका तरीका है, सिस्टम बस। पहला इसका तरीका है सिस्टम बस। दूसरा इसका तरीका है इंटरनल बस। और चौथा तरीका है एक्सटेंशन बस। एक्सटेंशन बस। तो सिस्टम बस का मतलब होता है कि जो सीपीयू व अन्य प्रमुख घटकों को जोड़ता, प्रमुख कंपोनेंट्स माने जो बड़े बड़े हैं, प्रमुख कंपोनेंट्स को जोड़ता है, उसको बोलते हैं सिस्टम बस। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल में आता है एफएसबी फ्रंट साइड बस, बीएसबी बैक साइड बस। ठीक है। इंटरनल बस क्या होता है सर? इंटरनल बस का मतलब होता है जो, ये तो प्रमुख घटकों को जोड़ता है, इंटरनल बस छोटे छोटे घटकों को, कंप्यूटर के सीपीयू के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को इंटरनल, यानी इंटरनल कंपोनेंट ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे इंटरनल कंपोनेंट ही लिखिए, इंटरनल
कंपोनेंट्स को जोड़ता है। इसी जगह जैसे एक्सटेंशन बस की बात आ जाएगी, तो एक्सटेंशन बस का मतलब कि सीपीयू के अलावा अन्य उपकरणों को या अन्य घटकों या फिर उपकरणों को जोड़ता है। जैसे इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड भाई सीपीयू का हिस्सा तो नहीं है, उसको कौन जोड़ेगा? एक्सटेंशन बस। ये डिजाइन के बेस पर, ठीक है। इसमें एग्जांपल होता है I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट और SPI सीरियल पेरिफेरल। I2C का वैसे अगर फुल फॉर्म कभी लिखना चाहो तो लिख लिया, फिर इसका सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। तो ये इनके उदाहरण है, लिख लीजिए भाई। फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख दो, मैं बोल दे रहा हूँ। I2C का मतलब इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट और SPI का मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो CPU के बाहर हैं, जैसे USB, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क अडाप्टर, वो सब जो है आपके एक्सटेंशन बस से जुड़ती हैं। लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत हो बताइए। तो दैट वाज द आवर क्लास। अब मेरे हिसाब से हार्डवेयर के हम लोग बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। तो अब हार्डवेयर यहाँ पे हमारा एक चैप्टर होता है एंड, यानी हमने अपने टॉपिक के, अपने पूरे सिलेबस के 2 चैप्टर्स यहाँ पर कर लिए खत्म। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसी से जोड़ते हुए हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर पढ़ाना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी पढ़ाऊंगा तो फिर बीच में हमको इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी, देन आफ्टर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बाकी हमने इसके लिखने की व्यवस्था कर दी है। आज से आपको जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, इनका जो पीपीटी है वो गूगल ड्राइव पर हम लोग पहले भी अपलोड कराते रहे, पिछले बैचेज में भी, इस बार भी सेम एज जैसे उसमें पढ़ाया गया। अब जैसे कोई क्लास पढ़ा रहा हूँ और बीच में लाइट चली गई, स्मार्ट बोर्ड बंद हो गया, तो उसकी हम PDF नहीं बना सकते क्योंकि वो रिकवर नहीं होता। जैसे हार्डवेयर की पहली क्लास जब हमने ली थी, मुझे याद है उस दिन लाइट चली गई थी, तो लाइट चली जाने के बाद बोर्ड बंद हो गया था, तो उसका हम PDF नहीं बना पाए। कल की क्लास का भी PDF, आज का भी क्लास का PDF गूगल ड्राइव पर आपको जो लिंक दी गई होगी या दी जाएगी, उसमें आपका जो PPT है वो अपलोड रहेगा। उसको आप रिवाइज कर सकते हो और उसको आप जो है लिख सकते हो। आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सुविधा नहीं रहेगी। बाकी सारी चीज़ें आप कर लोगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।